नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन जो था वो डिटेल से डिस्कस किया था। अभी हम एचपी जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट टचड और फ्लोइंग थ्रू बाय सतलुज। अभी एक एग्जाम लास्ट वीक हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन एज सच पूछा गया था कि कौन सा जिला जो है वो सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता है। सतलुज नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। तो पहले बात करते हैं किन्नौर की। तो देखो, सतलुज पहले जब तिब्बत से हिमाचल में एंटर करती है तो किन्नौर में ही आकर ये पहुंचती है। तो किन्नौर को तो ये टच करती है। शिमला में भी ये बहती है, बिलासपुर में भी ये बहती है, परंतु सिरमौर में ये टच नहीं करती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब सिरमौर को ये टच नहीं करती है। अब सतलुज के बारे में जानिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका बिलासपुर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अगर बिलासपुर शहर पूछा जाए तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, परंतु एग्जाम में क्या पूछा गया था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। शिमला के बारे में तो आपको पता ही है कि शिमला में भी जो है सतलुज थोड़ा सा टच कर कर बहती है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में भी जो है ये टच कर कर बहती है। सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास कहीं से निकलती है तिब्बत में, और ये नदी जो है वो सिपकी दर्रे के समीप जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जब हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और पंजाब में जाकर एंटर कर जाती है तो भाखड़ा गांव के समीप ये करती है। और सतलुज की जो है वो बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। इनमें एक तो स्पीति मुख्य रूप से आ जाता है, बसपा मुख्य रूप से आ जाता है, और इसके अलावा नोगली आ जाता है, सोन आ जाता है, यूला आ जाता है, वेंगर आ जाता है, तैंती आ जाता है, रोपा आ जाता है। तो ये इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। परंतु मोस्टली जो एग्जाम में पूछी गई है स्पीति पूछ ली गई है, बसपा पूछ ली गई है, तो उनके नाम आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच लेक इज इन हिमाचल प्रदेश इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सी नदी जो है वो 7 झीलों का समूह है। तो ये है आपकी लामा डल झील। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लामा डल झील को जो है वो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी कहा जाता है। अब ये झील कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये झील जो है वो चंबा में स्थित है, आपके चंबा में स्थित है लामा डल झील, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा घढ़ासरू झील ऑप्शन में दिया गया है। घढ़ासरू झील कहाँ पर स्थित है, ये भी चंबा में स्थित है घढ़ासरू झील। रेणुका झील ऑप्शन में दिया गया है, तो रेणुका तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है ये झील। और रेणुका झील के बारे में क्या क्वेश्चन आया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट जो या फिर बिगेस्ट कह लीजिए, बिगेस्ट नेचुरल लेक जो है, जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है, तो वो रेणुका झील है। नाको झील ऑप्शन में दिया गया है। नाको झील जो है वो किन्नौर में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर में और कौन सी झील है, किन्नौर में एक नाको झील है, किन्नौर में एक सोरंग झील है। चंबा में लामा डल झील हो गया, चंबा में घढ़ासरू झील हो गया, चंबा में चमेरा झील भी आती है। इसके अलावा चमेरा झील के अलावा जो है वो चंबा में जो है वो मणिमहेश झील आती है, चंबा में जो है वो महाकाली झील आती है। तो ये चंबा की लेक्स आपने मुख्य रूप से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं देयर इज नो हॉट वाटर स्प्रिंग एट। तो यहाँ बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्म पानी का स्रोत नहीं है। गर्म पानी के स्रोत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये गर्म पानी के स्रोत कहाँ कहाँ पर स्थित है। मंडी में तो गर्म पानी का स्रोत है, ऊना में गर्म पानी का स्रोत नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू में गर्म पानी का स्रोत है और शिमला में भी गर्म पानी का स्रोत है। अगर बात करें कुल्लू की, देखो कुल्लू में जो गर्म पानी का स्रोत है वो कौन सा है। कुल्लू में जो है वो गर्म पानी का स्रोत में आपका वशिष्ठ आ जाता है, एक तो वशिष्ठ के अलावा आपका खीरगंगा आ जाता है, एक कसोल कर भी जो है वो पानी का स्रोत है, वो भी कुल्लू में ही आता है। मणिकर्ण आपका कुल्लू में आ जाता है। मंडी की बात करें तो मंडी में कौन सा आता है, मंडी में जो है एक आपने तत्ता पानी सुना होगा, तत्ता पानी जो पानी का स्रोत है वो कहाँ पर आता है, मंडी में आता है। शिमला में भी कोई छोटा सा स्रोत होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, परंतु ऊना में तो कोई भी नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ टाइम पहले पूछा गया था कि राहला वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। तो राहला वाटरफॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में पड़ता है। तो ये आपने राहला वाटरफॉल के बारे में याद रखना है। एक चैडविक वाटरफॉल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चैडविक वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, ये जो चैडविक वाटरफॉल है ये आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो ये हो गया पानी के स्रोतों के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट था। आगे बोलते हैं
द प्लेस नाथपा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो नाथपा नामक जगह है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर या फिर किस जिले में स्थित है? तो ये जो नाथपा नामक जगह है ये किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नाथपा का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आया होगा? नाथपा का नाम सुनकर आपके माइंड में आया होगा नाथपा जाखड़ी परियोजना के बारे में। नाथपा जाखड़ी परियोजना के बारे में भी जान लीजिए। ये नाथपा जाखड़ी परियोजना है ये 1500 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की? 1500 मेगावाट की परियोजना। ये परियोजना जो है वो कि कहाँ पर स्थित है? तो किन्नौर में ये मुख्य रूप से स्थित है। और इस परियोजना को जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है? इस परियोजना को जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी देखो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो था वो न्यूज़ में था। अब ये न्यूज़ में क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो कहाँ की यात्रा की थी? नेपाल की यात्रा की थी। अभी हाल फिलहाल में जो बुद्ध पूर्णिमा थी उस दौरान इन्होंने नेपाल की यात्रा की थी। तो उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान जो था वो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसको NEA आप कह सकते हैं, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो था वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो था वो साइन किया। किसके साथ? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ जो था वो एग्जीक्यूट किया। क्यों साइन किया गया? तो ये अरुण परियोजना के लिए किया गया। ये जो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके लिए किया गया। और कौन सी स्टेज का है ये? अरुण 4 परियोजना है ये। कितने मेगावाट की ये परियोजना है? ये परियोजना जो है वो 679 मेगावाट की परियोजना है। इसके लिए जो है वो MOU पर जो था वो हस्ताक्षर किए गए। ये आपने ध्यान रखना है। तो SJVNL के बारे में एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का ये भी बन जाता है। देखो हमने सारा ये कवर कर लिया। जो बुद्ध पूर्णिमा के दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने कल जाने थे, कुछ क्वेश्चन हमने आज जान लिए। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द आर्मी जनरल ऑफ संसार चंद ड्यूरिंग वॉर अगेंस्ट गोरखाज इन 1806 AD। जब 1806 में जो था वो गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध किया गया था तो उस दौरान जो था वो संसार चंद के सेनापति कौन थे? संसार चंद कौन थे? कांगड़ा के राजा थे। इनके सेनापति कौन थे? वो थे गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गुलाम मोहम्मद जो था इनके सेनापति थे। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। 1806 में क्या हुआ था? गोरखाओं ने जो था वो कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था। गोरखाओं की सेना को जो था वो कौन लीड कर रहे थे? तो गोरखाओं की सेना को जो था वो उस दौरान लीड कर रहे थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो गोरखा जो था वहाँ पर जीत गए थे। संसार चंद को जो था वहाँ से भागना पड़ा था। और ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि संसार चंद ने बहुत ज़्यादा अटैक जो था वो करना स्टार्ट कर दिए थे पहाड़ी क्षेत्रों पर। खासकर बिलासपुर को बहुत तंग कर रहा था। तो बिलासपुर के राजा ने जो था वो कुछ अन्य पहाड़ी रियासतों के साथ मिलकर जो था वो गोरखाओं को इन्वाइट किया था कि आप आओ और संसार चंद के ऊपर अटैक करो। तो उस दौरान संसार चंद के जो एक जनरल, आर्मी जनरल आप कह लीजिए, वो थे, उनका नाम गुलाम मोहम्मद था। ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में, इन विच ईयर वॉज द ट्रेडी ऑफ संगौली बिटवीन गोरखा एंड ब्रिटिश साइड। तो गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में था ये ट्रेडी ऑफ संगौली हुई थी। ये संगौली की संधि जो था वो कब हुई थी? इसके ऊपर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऊपर 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस दौरान हुआ क्या था? गोरखा जो थे, गोरखाओं के राजा ही आप कह लीजिए, इनके जो मुखिया थे वो अमर सिंह थापा थे। अब अमर सिंह थापा का पुत्र था रणजौर सिंह। रणजौर सिंह ने जो था वो जातक किले में जाकर शरण ली थी। तो उसकी रक्षा करने के लिए, ताकि उसको अंग्रेजी नुकसान ना पहुंचा सके, उसको सुरक्षित वापस लाने के लिए जो था वो गोरखाओं ने जो था वो अंग्रेजों के साथ इस संगौली की संधि पर जो था वो हस्ताक्षर किए थे। 1815 के आसपास ये हस्ताक्षर हुए थे। तो ये आपने संगौली की संधि के बारे में याद रखना है। यहाँ से इतना ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय। बिलासपुर जो टाउन पूछा गया है, बिलासपुर टाउन की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर टाउन की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब राजा दीपचंद ने बिलासपुर की स्थापना की। कब जो था, कौन से ईयर में जो था वो बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद ने की थी? दीपचंद ने 1654 के आसपास जो था वो बिलासपुर की स्थापना की थी। और बिलासपुर को राजधानी किसने अपनी बनाया था? तो राजा दीपचंद के द्वारा ही जो था वो बिलासपुर को अपनी राजधानी बनाया गया था। सुनहानी पहले यहाँ पर राजधानी होती थी, सुनहानी से शिफ्ट कर जो था ये राजधानी बनाई गई थी यहाँ पर। ये भी आपने ध्यान रखना है बिलासपुर में। और बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ये तो आपने जान लिया। बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है वो काफ़ी फेमस है।
ये भी सतलुज नदी के किनारे ही लगता है। तो अभी एग्जाम में पूछा गया था कि ये मेला जो था ये किसने स्टार्ट करवाया था, तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था ये मेला स्टार्ट करवाया गया था। डब्ल्यू गोल्डस्टीन का नाम आपने याद रखना है। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है। कहलूर की स्थापना किसने की थी, तो राजा बीरचंद के द्वारा कहलूर की स्थापना की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे, राजा आनंद चंद जो था वो इसके अंतिम शासक थे। राजा आनंद चंद ने जो था वो एक किताब भी लिखी हुई है, उस किताब का नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये किताब राजा आनंद चंद ने लिखी है। अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट जो है वो ब्लोखरा किताब से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। वो आपको जो ब्लोखरा किताब की प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो मिल जाएंगे। बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, सुकेत ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा इनको अगर ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दसहर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दसहर झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दसहर झील की बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो ये झील जो है ये कुल्लू में स्थित है। कुल्लू इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दसहर झील पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भृगु झील पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सरवालसर झील पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनतलाई झील पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सरयोलसर झील पड़ती है। ये झीलें कहाँ पर पड़ती हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ती हैं। कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स हो गया। सोलन में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लेक नहीं है, ऊना में भी नहीं है। अगर शिमला की हम बात करें कि शिमला में कोई झील है, शिमला में जो है वो आपकी चंदर नाहन झील पड़ती है, तानू जुब्बल झील पड़ती है। ये मुख्य रूप से आपने ध्यान रखनी है, चंदर नाहन और तानू जुब्बल झीलें, ये इंपॉर्टेंट लेक्स होगी डिस्ट्रिक्ट शिमला की भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं पांगी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पांगी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे कि पांगी वैली कहाँ पर स्थित है, चंबा में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब पांगी वैली तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पांगी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पांगी का मुख्यालय पूछा जाता है। पांगी का जो मुख्यालय है वो किलाड़ में स्थित है। किलाड़ में पांगी का मुख्यालय स्थित है। पांगी में जो है वो चिलगोजा मुख्य रूप से पाया जाता है, वो भी आप ध्यान रख लीजिए साथ में। और पंगवाल जो ट्राइब है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखो पंगवाल जो ट्राइब है उसके बारे में आप जानिए कि इनके बीच जो मैरिज के टाइप होते हैं मुख्य रूप से, उनमें पिठ चुका जाता है, उनमें टोपी लाना आ जाता है, उनमें जो है वो ढोगरी आ जाता है, झाकी आ जाता है। ये जो है मुख्य रूप से इनके मैरिज के टाइप है। तो इनके मैरिज के टाइप मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अगर आपने पढ़े होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनको प्रोनाउंसिएशन की नामों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे हर बार की तरह। 33 नंबर पर क्वेश्चन में बोलते हैं दे अ न्यू प्लान टू थ्रो हिम आउट ऑफ दैट ऑफिस। तो 33 का सही आंसर होगा दे कॉन्ट्राइव्ड होगा, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। दे कॉन्ट्राइव्ड अ न्यू प्लान टू थ्रो हिम आउट ऑफ दैट ऑफिस। ध्यान रखिएगा कॉन्ट्राइव्ड सही आंसर है, कॉन्स्पायर्ड मत समझिएगा, कॉन्ट्राइव्ड, ऑप्शन डी सही आंसर है। 34 में बोलते हैं सी स्माइल्ड माई वर्ड्स। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी स्माइल्ड एट माई वर्ड्स, ऑप्शन ए सही आंसर है, एट यहाँ पर होगा। आगे है देशगत में समास पूछा गया है। देशगत में कौन सा समास है। अगर 35 की हम बात करें, 35 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर आएगा, तत्पुरुष समास ध्यान रखना है। आगे 36 में बोलते हैं मनोहर। मनोहर में संधि विच्छेद क्या होगा। मनोहर का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो मनोहर का न को इस तरह से विसर्गी होगी और हर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। मनहर जो है, मना प्लस हर जो है इसका संधि विच्छेद होगा। शुद्ध शब्द बोलते हैं कि परिश्रम किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, परिश्रम कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको तो देख लीजिए, परिश्रम इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन आपसे मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि धामू शाह मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। धामू शाह मेला कहाँ पर लगता है, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और हर बार की तरह अभी हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करेंगे, जैसे हम पहले भी करते गए हैं। कल हमने फरवरी महीना कवर किया था, आज हम मार्च महीना जो है वो कवर करेंगे। देखो मार्च महीने में जो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, 3 मार्च को जो है वो नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है, 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को, 15 मार्च को जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 20 मार्च आता है उसके बाद, 20 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है।
21 मार्च को जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22 मार्च। 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व पानी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को। 24 मार्च आता है उसके बाद, 24 मार्च को जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे आप इसको कह सकते हैं। 27 मार्च आता है उसके बाद, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखने हैं। अब फरवरी महीना हमने कल डिस्कस किया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 18,100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि आपको पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।